हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर टर्म सेकंड में आ रहा है उसका एक टॉपिक मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट जो कि हमारा चैप्टर 3 केमिस्ट्री का जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स उसका एक टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा ज़रूर। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो जरूरी आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप आएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पर बेस्ड ही ये मोल कंसेप्ट होता है। अब इस वाले जो कंसेप्ट को बहुत से बच्चे तो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, बट अधिकतर बच्चे इसको नहीं समझ पाते, अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते इसको इतना जल्दी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा फॉर्मूलाज बनाने की। फॉर्मूलाज आप अपने आप भी बना सकते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो देखिए, पहले जो हमारा मोल कंसेप्ट है वो है क्या, पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, मोल क्या होता है। तो मोल इज़ एन अमाउंट। ये मोल जो है एक अमाउंट यूनिट है जो कि सिमिलर होती है फैमिलियर यूनिट्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि पेयर हो गया, डजन हो गया, ग्रॉस हो गया। जैसे कि ये मोल क्या है, मोल एक तरह की यूनिट है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ये हम यूज़ करते हैं अपने एटम्स को दर्शाने के लिए, कितने एटम्स होंगे, कितने आयंस होंगे, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो मोल है एक तरह की यूनिटी होती है। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में पेयर यूज़ करते हैं। पेयर किसके लिए होता है, दो चीज़ों का जो जोड़ा होता है उसको हम पेयर कहते हैं। डज़न क्या होता है, डज़न होता है हमारा एक दर्जन। एक दर्जन में कितने, जब आप केले लेने जाते हैं तो एक दर्जन में कितने केले मिलते हैं, 12 केले। तो इसी तरह से ये भी एक यूनिट है। तो ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस होती है 144 आइटम्स, 144 जो नंबर्स होते हैं, अगर उनका एक ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस। तो ऐसी ही यूनिट्स जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारा जो मोल है वो भी एक तरह की यूनिट है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर हमें किसी एटम के नंबर को गिनना है तो ये तो है नहीं, ये बच्चों का खेल थोड़ा ही है कि आप एटम्स को गिनेंगे। एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको गिनना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें जो है ये मोल कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोल कंसेप्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इतने ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये सारा कुछ जो है हम मोल कंसेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए, मोल क्या है, मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ मोल, तो मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ डिस्क्रीट एंटिटीज़। मतलब जो अमाउंट है सब्सटेंस का जो कि कैरी करता है उसी के तरह डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को, मतलब एटम्स हैं। जैसे कि कोई भी मैटर है उसके अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर जितना भी वो एटम है, मतलब जितना भी वो मैटर बना हुआ है, जितने भी उसमें एटम्स हैं, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसी के बराबर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे बिल्कुल ही। ये तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी समझा था कि जो हमारा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो इसी तरह से ये जो मैटर होता है पूरा बना हुआ, तो वो मैटर क्या होता है, उस मैटर के अंदर उतने ही एटम्स होंगे जितना वो मैटर बना हुआ है, जितने भी एटम्स का वो बना हुआ है। ठीक है, अब ये हम पता कैसे करेंगे कि कितने इसके अंदर एटम्स हैं, इस मैटर के अंदर कितने एटम्स हैं। तो इसके लिए भी एक जो है एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो पहले द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास होता है, ये तो आपको पता है। हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग मास है। ऑक्सीजन है तो उसका 16 है, हाइड्रोजन है तो उसका 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मास होता है। द मोल मास ऑफ एन एलिमेंट, जो मोल मास होता है, मोलर मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर वो कोई भी कंपाउंड है, इज द मास इन ग्राम्स। वो क्या होता है, वो मास होता है अगर हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो, ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो हमें क्या करना है, अब इसमें क्या कहा गया है, जो मोलर मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है, उस एलिमेंट को अगर हम उस एलिमेंट के मास को अगर हम ग्राम में चेंज कर दें तो वो उसका 1 मोल हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर जैसे कि अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U।
सभी को पता है ये 16 यू होता है। अगर हम इसको ग्राम्स में चेंज कर दें, मतलब 16 ग्राम्स अगर हम इसको कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 ग्राम्स में हमने इसका ये मोलर मास निकाल लिया है। अब ये जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ये किसके बराबर होगी? 1 मोल के। ये 1 मोल के बराबर होगी, सिर्फ इस स्टेटमेंट में यही बताया गया है। और जो भी ये क्वांटिटी होती है, जैसे कि 16 ग्राम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ग्राम पर मोल, मतलब 16 ग्राम पर मोल। एक मोल में ऑक्सीजन का एक मोल किसके बराबर होगा? 16 ग्राम के बराबर होगा। अब इस 16 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर हमें उसकी क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो 1 मोल होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होगा? मोलर मास इन ग्राम्स। अगर उस सब्सटेंस का आप मोलर मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो उसका एटॉमिक मास है उसको अगर आपने सिंपली ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन लेते हैं हम, इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह मान लीजिए अगर हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 यू होता है। अगर हम इसको 1 ग्राम में चेंज कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बस सिंपली मोल यही है, मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं है। जो 1 मोल होता है सब्सटेंस का वो किसके बराबर होता है? मोलर मास उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास होना चाहिए ग्राम्स में। इसके बाद ये किसके बराबर होता है? ये एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको याद करना होगा। ये आपको इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये जो है एवोगैड्रो कांस्टेंट है, इसको हम n के नीचे a लिख के भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ फॉर्मूलाज की। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया ये एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की जो कि हम अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अपने आप से भी बना सकते हैं, मतलब हमें रट्टाफिकेशन वाले फॉर्मूलेज याद नहीं करने हैं। हमें क्या करना है? फॉर्मूलाज को समझना है और सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, उनको बना देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कुछ फॉर्मूलाज को लेकर। तो देखिए अब हम इसके कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब मैं आपको फॉर्मूलाज बनाने सिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, कैसे आप बना सकते हैं फॉर्मूलेज। तो देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमें बताना है कि कितने मोल्स होंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, तो हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? O2। सिंपली हमें ये कर देना है। इसके बाद O2, अब 12 ग्राम ऑफ O2 का पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U, तो 2 का कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32U, ठीक है। अब हमें इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, 32 ग्राम्स। अब जो 1 मोल होगा, मैंने आपको क्या बताया था? तो जो 1 मोल होता है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर। तो ये क्या आ गया? इसका मोलर मास। अब ये जब मोलर मास है तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल के बराबर होगा। हमसे पूछा है 12 ग्राम। अब जब हमें पता है कि 32 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। 32 ग्राम जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो 1 मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम ऑफ गैस किसके बराबर होगी? 1 ग्राम ऑफ गैस होगी हमारी 1 मोल। ये ऐसा ही रहेगा। ये जो हमारा जो 32 है इसके इंटू में हम 1 मान सकते हैं, 1, तब भी 32 ही रहेगा ये। तो अब ये वाला जब 1 यहाँ पर रह गया तो ये जब मल्टीप्लाई में है 32, तो ये यहाँ पे जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। इतने मोल। यहाँ तक सब बात क्लियर, ठीक है। अब जब हमसे पूछा गया कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? 12 ग्राम को इक्वल्स टू इतना जो हमारा निकला है 1/32 मोल जो हमें निकला है, इंटू 12 कर देना है। सिंपली आपको मोल्स मिल जाएंगे। इतने मोल्स होंगे 12 ग्राम में। अब देखिए 12 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? इसको हम काट सकते हैं 2 से। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। अब भी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 3 जा और ये 2 8 जा। तो ये फाइनली क्या आता है? 3/8 मोल्स हमारा आता है। इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो
तो ये हो जाएगा 0.375 जो है हमारा ये मोल आ जाएगा। 0.375 मोल जो है वो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, इसमें हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो देखिए। फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ से मिलेगा। देखिए अब हमने जो मल्टीप्लाई करी, 1 से मल्टीप्लाई अगर हम 12 की कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 12/32। ये ही तो है, ये ना ओवरऑल हमारे जो 12 ग्राम जो हमारी ऑक्सीजन है उसके अंदर मतलब कितना मोल है, इतना मोल है। अब ये 12 जो है हमारा गिवन मास है, ये किसके बराबर है, गिवन मास। और ये 32 क्या है, ये 32 हमने निकाला है इसका मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके बराबर हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास सिंपली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से सीखना चाहते हैं तो इस मेथड से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है, एग्जाम में टाइम कम है, तो आपको क्या करना है, ये सिंपली ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को लगा देना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारा, 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर को हम क्या कहते हैं, H2O। ठीक है, ये H2O हो गया। H2O का पहले हमें निकालना पड़ेगा मास। H2O का मास कितना हो जाएगा, 16 होता है ऑक्सीजन का, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का कितना होता है 1, तो 2 एटम का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18U। इसको हम अगर मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम्स में, और ये 18 ग्राम्स किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल किसके बराबर है, 18 ग्राम्स। ठीक है, तो जो हमारा 18 ग्राम्स है वो 1 मोल के बराबर है। अब 18 ग्राम्स अगर 1 मोल के बराबर है तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/18। ये वाला जो 18 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, इतने मोल्स। ठीक है, अब इतने मोल्स के बराबर होगा। इसके बाद हमसे पूछा गया कि 20 ग्राम्स में कितना होगा, तो सिंपली हम 20/18 कर सकते हैं। यहाँ पर इंटू में अगर हम 20 करेंगे तब भी तो 20 × 1 20 हो जाएगा। ठीक है, इतने मोल होंगे। अब हम अगर इसको काटेंगे तो ये 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 10 जा 2 9 जा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 बन जा 1.11 मोल। तो 1.11 मोल ये आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने सीख लिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, जैसे कि ये वाला फार्मूला हमने देख लिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें मास दे रखा हो और हमें मोलर मास तो हमें पता ही होता है, जो भी हमें एक एलिमेंट दे रखा होगा उसका मोलर मास आपको लिख देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और अब देखिए और फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए जैसे कि ये वाला जो फार्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, अब इसी से हम 3 फार्मूलाज बना सकते हैं। 3 फार्मूलाज कैसे बन सकते हैं, देखिए गिवन मास अगर हमें निकालने को कह दे कि गिवन मास निकालिए आप, और हमें मोलर मास तो हमें पता ही होगा, और नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं कि इतने मोल्स में कितना मास होगा, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होगा वो हमें बताना है। तो गिवन मास मतलब हमें निकालना है। तो ये जब मोलर मास जो डिवाइड में है ये हमारा पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स के साथ। सिंपली फॉर्मूला हमारा कैसे बन जाएगा,
हमारा फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास का, गिवन मास का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देना है बस। एक फॉर्मूला ये बना हमारा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें मोलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को यहाँ पे रख देना है और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रख देना है, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कर देना है, मोलर मास हमारा निकल आएगा। अब देखिए इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, अगर हमसे कह दिया जाए कि इतने ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, कितने आयंस होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, तीनों चीज़ें निकालनी है तो आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास आपको लिख देना है, इनटू जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये एन के नीचे एक, ये किसके लिए डिनोट किया जाता है, एवोगैड्रो नंबर के लिए। तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे लगा देना है मल्टीप्लाई में गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे भी हमारे एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ एटम्स। अब हम एक और तरीका है जिससे कि हम निकाल सकते हैं इसको, क्या है, देखिए ये गिवन मास और अपॉन मोलर मास, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये पूरा नंबर ऑफ मोल्स है। अगर हम इस नंबर ऑफ मोल्स को इसकी जगह पर रख दें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया है, इस पूरे की जगह हमने रख दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, बस ये कर देना है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से और निकल सकते हैं, अगर हमें जैसे कि पार्टिकल्स दे रखे हैं कि इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, इतने पार्टिकल्स, मान लीजिए इतने पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, तो आपको कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि आपको पार्टिकल क्वेश्चन में दे रखे हैं वो, अपॉन में आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, बस सिंपल सी बात है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा, 6.022 इंटू 10⁻23, इससे डिवाइड कर देना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो मोल्स होंगे, इतने मोल्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब आपको इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, और इन फॉर्मूलाज को याद करने से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड जाएंगे, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।